सीबीएसई ने इशू कर दी है जीएसटी स्क्रूटनी की प्रोसीड्योर। अब 2019 से ऑनवर्ड आपकी जीएसटी की स्क्रूटनी जो है वो चालू हो जाएगी। यस फ्रेंड, आपने एकदम ही सही सुना। स्क्रूटनी की प्रोसीड्योर जो है वो अब चालू हो रही है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड के लिए। मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एडुकेयर में। जी हाँ फ्रेंड, मैं सीबीएसई के साइट पे हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर फॉर स्क्रूटनी रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे इनकी प्रोसीड्योर जो है वो इशू कर दी है। क्या है प्रोसीड्योर, चलिए देखते हैं। सीबीएसई की जो जीएसटी पॉलिसी विंग्स है उन्होंने 26 मई 2023 को जो है प्रोसीड्योर इशू कर दी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स, यानी कि 19-20 और उसके बाद के सालों की जीएसटी स्क्रूटनी है ऑन द बेसिस ऑफ आपके रिटर्न जो आपने सबमिट किया है, उसके बेसिस पे जीएसटी की स्क्रूटनी जो है वो अब चालू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अब ये जो नोटिफिकेशन जो है ये इशू की है टू ऑल द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड ऑल द प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स को। यहाँ पे उन्होंने पूरी प्रोसीड्योर जो है एसओपीज दे दी है कि आपको किस किस स्टेप को फॉलो करना है, किस बेसिस पे फिनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स की जो स्क्रूटनी है वो प्रोसीड करनी है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और किस किस स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ना है। इसके पहले फ्रेंड मार्च 22 2022 में भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर एसओपीज जो है वो डिपार्टमेंट ने इशू की थी फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए। और इस बात जो है वो फिनेंशियल ईयर 19-20 और उसके बाद की जो फिनेंशियल ईयर है उसके लिए इशू की है। मुद्दे की बात यह है कि अब जो स्क्रूटनी है जो डिपार्टमेंट 19-20 फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद के 20 सालों के लिए जो इशू करेंगी, उसे किन किन टैक्स पेयर को फेस करना पड़ेगा, किन किन को इशू की जाएगी और कौन इशू करेगा ये स्क्रूटनी का जो ऑर्डर है, इसे चलिए देखते हैं। ये जो स्क्रूटनी है इस स्क्रूटनी को देखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, डीजीएआरएम जो है वो उस बेस पे ये रिस्क पैरामीटर जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा। जीएसटीएन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन किन जीएसटी को जो है आपको नोटिस भेजनी है, किन किन जीएसटी को स्क्रूटनी के अंदर में देना है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि किस पॉइंट के कारण, किस गलतियों के कारण जो है आपको नोटिस आ सकती है। यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया द डिटेल ऑफ द रिस्क पैरामीटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिस्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर जीएसटीआईएन and the amount of tax discrepancy involved in respect of the concerned risk parameters। अगर किसी की भी टैक्स डिस्क्रिपेंसी है टैक्स अमाउंट की और डिपार्टमेंट को लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है उनके रेवेन्यू के ऊपर में पड़ता है, तो उस बेसिस पे जो है आपको स्क्रूटनी की नोटिस सर्व की जाएगी। It is re-emphasized that as the data made available on the dashboard has been generated at the particular point of time for calculation of risk parameter, यहाँ पे जो डेटा है अवेलेबल आपके डैशबोर्ड पे, यानी कि आपने जो रिटर्न सबमिट की है उसके बेसिस पे ही जो स्क्रूटनी की जो नंबर्स है, जो जीएसटीआईएन है उसे सेलेक्ट किया जाएगा। दिस डेटा may undergo change at the time of scrutiny of return due to subsequent compliances carried out by the taxpayer or by the supplier of the taxpayer। और जो स्क्रूटनी के टाइम पे जो है ये डेटा जो है ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी एज पर जो टैक्स पेयर है उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर लिया है, या फिर टैक्स पेयर जो है उन्होंने अपनी जो पेमेंट है ड्यू लाइबिलिटीज़ अगर DRC3 के तहत लगा दी है, तो उसके बेसिस पे भी आपकी स्क्रूटनी की जो लिस्ट है वो अल्टर होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। बाद बाकी जो पॉइंट्स वगैरह है ये फ्रेंड्स सारे जो ऑफिसर्स है उनके लिए ही रेलिवेंट है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि अब कब तक नोटिस इशू होगी और कब तक इस नोटिस का रिप्लाई जो है हमें सबमिट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या है और कितने दिनों के अंदर में इसे कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे दी हुई है टाइमलाइन फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, स्क्रूटनी रिटर्न टू बी कंडक्टेड इन द टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से होगा कि पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स कर दी जाएगी, उसके हिसाब से ही आपकी जो रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस और इवेंट दिया हुआ है, टाइमलाइन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि कितने टाइम में करना है। जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ जीएसटीआईएन सेलेक्टेड फॉर द स्क्रूटनी बाय डीजीएआरएम ऑन जीएसटी एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये जो है डीजीएआरएम बेसिस पे ही जो है स्क्रूटनी की जो जीएसटीआई नंबर है जिनकी स्क्रूटनी होनी है, जो टैक्स पेयर है, किन किन टैक्स पेयर को नोटिस इशू की जाएगी, डीजीएआरएम जो है वो टाइम टू टाइम जो है इशू करते रहेंगे। लिस्ट जो है फ्रेश लिस्ट इशू होते रहेगी।
जो स्क्रूटनी है वो आपके कंसर्न असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के हिसाब से उसके बाद ही जो है स्क्रूटनी सर्व की जाएगी, और ये भी विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द डिटेल कंसर्न GSTIN ऑन GST एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि जब भी आपको जो लिस्ट ऑफ GST नंबर्स है वहाँ से फाइनलाइज होगा कि किस नंबर, किस GSTIN को, किस टैक्स पेयर को जो है नोटिस इशू करनी है, तो वो भी आपको विद इन 7 वर्किंग डेज जो है डिपार्टमेंट जो है वो फाइनल करके इशू करेगी। जो भी नोटिस वगैरह होगी वो GST ASMT 10 फॉर्म में आपको दी जाएगी। और एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी मैनुअल नोटिस देने के लिए डिपार्टमेंट ने नहीं कहा है। यहाँ फ्रेंड आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ने कह दिया है देयर विल बी नो नीड फॉर सेंडिंग एनी मैनुअल कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस इन फॉर्म GST एंड ASMT 10। इसका मतलब कि डिपार्टमेंट ने अब आपको कोई भी मैनुअल कम्युनिकेशन के लिए जो हमको पहले लेटर इशू की जाती थी वैसा कोई लेटर नहीं आएगा। ये जो है डायरेक्टली जो भी नोटिसेस है वो आपके पोर्टल पे जो है वो पोर्टल पे इशू कर दी जाएगी। आपको अपनी पोर्टल को है कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, और जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट है या फिर आपके अकाउंटेंट है उनसे बात करते रहना है कि आपकी जो GST पोर्टल है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहें कि नोटिस जो है आपको इशू हुई है कि नहीं हुई है। ASMT 10 के बाद में आपको ASMT 11 में उस ASMT 10 का जो है रिप्लाई देना पड़ेगा, और वो भी उसका टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम इन। आप जब भी आप ASMT 10 मिलता है आपको उसे विद इन 30 डेज़ में आपको रिप्लाई दे देना पड़ेगा। आपके रिप्लाई सबमिट करने के बाद में डिपार्टमेंट जो है ASMT 12 आपको इशू करेगी आपके रिप्लाई के, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट की है उसके अगेंस्ट में, वो भी जो है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम आपके जो रिप्लाई ASMT 11 जो आपने सबमिट किया उसके। इसके बाद जो है डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 73 और 74 में आपके कोई भी ड्यूज़ जो है उसके लिए जो है फर्दर आपको नोटिस जो है रिप्लाई दे सकती है। और वो इसका जो टाइम पीरियड है आपका जो ASMT 10 आपने सबमिट किया है उसके 13 डेज़ कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि आपने ASMT 10 जो है 1 जून को अगर जमा दिया है तो 30 जून के बाद के जो 15 दिन है उसके कंप्लीट होने के बाद में आपको विद इन 15 डेज़ जो है, यानी कि 1 जून से लेकर 30 जून आपका 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद जो है 15 जुलाई, आपको 15 जुलाई तक में जो है डिपार्टमेंट जो है 73 और सेक्शन 74 के अगेंस्ट में रिप्लाई दे सकती है। और आपकी टैक्स की डिटर्मिनेशन जो भी है, आपकी लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या कैलकुलेट हुई है वो आपको सेक्शन 74 73 के रिप्लाई के साथ में डिपार्टमेंट आपको सर्व कर देगी। और इसके बाद आपने जो ASMT 11 सबमिट किया है वहाँ से 30 डेज़, और ASMT 10 जो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू किया है वहाँ से 45 डेज़ के अगेंस्ट में जो GST की ऑडिट कमिश्नरेट और एंटी एविजन विंग्स है, ये आप जो भी एक्शन उनको लेना है अंडर सेक्शन 65, 66 और 67 में ये ले लेंगी। और डिपार्टमेंट ने ये भी इंश्योर किया है, इट मे ऑल्सो बी इंश्योर दैट द रिक्विजिट एक्शन मस्ट बी इनिशिएट वेल अहेड ऑफ द टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ GST। यानी कि जो भी आपके एक्शंस है, जो भी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीड्योर है उसको भी टाइम फ्रेम के अंदर में ही कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अब जो भी टैक्स इवेजन है या कहीं पे भी आपकी 2A 3B की जो मिस मैसेज है, जहाँ पे आपने ITC अगर किसी साल में ज़्यादा क्लेम कर लिया है या फिर वोकस बिलिंग वगैरह है, तो इन सब के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट है वो अब स्क्रूटनी की नोटिस इशू करने वाली है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।